तो हमने 50 क्वेश्चन तक देखा था. नाउ अगेन वी विल गोइंग टू डिस्कस विद द कि भाई नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चंस इनटू हमने स्टार्ट किया था, कुछ वीडियोस डिस्कस किए थे, बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था. इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन हैज इंडिया बीन डिवाइडेड ऑन डैमेज रिस्क के बेसिस पे, वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे, कि कितने सिस्मिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है, ये समझने की बात है. तो जो सिस्मिक जोन जितना डिवाइड किया गया वो 5 है. ठीक है, अर्लियर इट वाज 4, नाउ इट इज 5. और ये स्टार्ट होता है सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि टोटल है 5 और 6 जो है वो लेटेस्ट है. दैट इज उसमें बताया गया हिमालयन आर्क को, टोटल हिमालयन आर्क को उसने क्लासिफाई किया है. जो आपकी मिनिस्ट्री है उसको उसने डिजाइन किया है कि वो 6 सिस्मिक जोन 6 की पार्ट बनेगी. और झारखंड कौन कौन से सिस्मिक जोन में आता है? सिस्मिक जोन 2 और 3, ये ध्यान में रखने की जरूरत है. सो भारत को क्षति जोखिम के आधार पर कुल कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर होगा सी, 5. नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब. नेक्स्ट नदर्न प्लेन के ऊपर में क्वेश्चन छोड़िए, सारे स्टेटमेंट मत पढ़िए अभी. आपको क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है? 52, दैट इज नदर्न प्लेन. तो नदर्न प्लेन के ऊपर में जब बात किया गया तो सबसे पहले ये समझिए कि हिमालयस है, तो हिमालयस 3 पार्ट में डिवाइडेड है. दैट इज आपका हिमाद्री, हिमाचल एंड आपका नेक्स्ट सॉरी द ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड द थर्ड वाज इज शिवालिक. अब शिवालिक के जब साउथ में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? भाबर रीजन मिलेगा. तो भाबर क्या है? भाबर में रॉक्स मिलते हैं. ठीक है, जितना भी टूटा पेबल्स, रॉक्स, डेब्रिस, ये सारा कुछ जाके हिमालय का सारा डिपॉजिट कहाँ पे होता है? भाबर रीजन में. अब भाबर रीजन से थोड़े से नीचे में आएंगे तो आपको मिलेगा तराई रीजन. ठीक है, जो कि मार्सी रीजन होता है थोड़ा. और फिर उससे नीचे आएंगे आप, साउथ की ओर आएंगे तो आपको अलुवियल प्लेन्स मिलेगा. ठीक है, जिसको नदर्न इंडियन प्लेन्स बोला जाता है. अब ये जो नदर्न इंडियन प्लेन्स है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो 3 भाग में अगर ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है वो किस किस भाग में डिवाइड किया गया? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन. अगर पंजाब प्लेन कब बन रहा है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी बना रही है. गंगा प्लेन कौन बना रहा है? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी. ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र एंड उसकी ट्रिब्यूटरी. और अगर आप फिजियोग्राफी के हिसाब से देखोगे तो अलुवियल प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. दैट इज भांगर एंड खादर. भांगर जो होता है वो ओल्ड अलुवियल है और खादर जो है न्यू अलुवियल है. मतलब जो नया मिट्टी जो है नदी लेके आ रही है वो खादर का पार्ट बनेगा, और जो पुरानी मिट्टी सालों से जो जमा है वो बनेगी आपकी बेसिकली भांगर के पार्ट. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन. यस, पंजाब, इंडस और ट्रिब्यूटरी इधर ही बह रही है तो वेस्टर्न पार्ट ही का बनेगा. तो ये सही है पहला स्टेटमेंट. दूसरा बोल रहा है कि साउथ ऑफ द शिवालिक इज भाबर. तो यस, साउथ ऑफ द शिवालिक इज भाबर. देन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज भांगर. यस, भांगर ही नदर्न जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पुरानी मिट्टी होगी ना. ठीक है, नई मिट्टी तो बहुत कम होगी. क्लियर? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. हिंदी में अगर देखेंगे तो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब मैदान कहलाता है. यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है. तो पहला बिल्कुल सही है. शिवालिक की तलहटी की दक्षिणी भाग भाबर के नाम से जाना जाता है. ये भी बिल्कुल सही है. और उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा भंगार कहलाता है. ये भी बिल्कुल सही है. तो उपरोक्त सभी आंसर सही होंगे. अब बोल रहा है कि कौन सा क्रॉप जो है वो बेनिफिट करता है फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा क्रॉप सीजन जो है वो बेनिफिट करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से. तो अब जान लीजिए कि 3 प्रकार का क्रॉप का सीजन है. 3 क्रॉप इंडिया में होती है. ठीक है, तो नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च तक आपका रबी होता है, रबी सीजन, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बेनिफिटेड है. अप्रैल से मई है आपका बेसिकली जायद, है ना, जो कि अनइवन रेनफॉल, वहां पे कोई खास रेनफॉल होता नहीं, प्री मॉनसूनल शावर्स होते हैं. देन जून से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक खरीफ सीजन होता है, जो कि बेसिकली बेनिफिटेड होता है फ्रॉम मॉनसून सीजन. तो राबी सीजन में क्या होता है? व्हीट होगा, मस्टर्ड होगा. अप्रैल मई में जो जायद है उसमें आपको क्यूकम्बर मिलेगा, है ना. वाटरमेलन का ग्रो किया जाता है. जून अक्टूबर में आपको राइस, बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ झारखंड. तो ये आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा राबी. ठीक है, 53 का ए, राबी. देन वी हैव रिट्रीटिंग मानसून जो होता है वो रेनफॉल किस स्टेट को प्रोवाइड करता है? तमिलनाडु. बस इतना सा ध्यान में रखिएगा. ठीक है. देन अगेन 55 कि कौन सा रिवर सिस्टम नेशनल वाटरवे 5 से कनेक्टेड है? नेशनल वाटर 1 जो है वो गंगा है,
नेशनल वाटरवे 2 जो है ब्रह्मपुत्रा पे है। गंगा पे कहां से, हल्दिया से लेकर आपका इलाहाबाद। ब्रह्मपुत्रा 2 सदिया टू डुबरी। नेशनल वाटरवे 3, 4 इस तरीके से है। नेशनल वाटरवे 5 है जो कि ब्राह्मणी और महानदी को जोड़ती है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मणी और महानदी रिवर को जोड़ती है, ईस्ट कोस्ट कनाल को जोड़ती है, और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया है, कल्चर इंडस्ट्रियल एरिया, उसको कनेक्ट करना है, और धामरा और पारादीप पोर्ट से कनेक्ट करना है। तो ये आपका आंसर होगा इसका सी, ठीक है, डी नहीं है सही। फर्स्ट सबसे ज्यादा शुगर गन्ना की जो उत्पाद होती है वो कहाँ पे होती है? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द शुगर केन प्रोडक्शन? सो इट इज उत्तर प्रदेश, है ना। उत्पादन कौन से राज्य में पहले स्थान पर है? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश, 56वां। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एटॉमिक पावर प्लांट, है ना। एटॉमिक पावर प्लांट क्या होता है? आप जानते हो बहुत सारी जो एलिमेंट्स है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है ना। वी हैव सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आप क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो फॉर दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज पावर प्लांट होना चाहिए। तो दैट पावर प्लांट इज नोन एज न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये पूछ रहा है कि जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? एक तारापुर है, तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र, याद रखिएगा। कुडनकुलम कहाँ पे है? इज इन तमिलनाडु। काकड़ापारा इज इन गुजरात। नरोरा इज इन उत्तर प्रदेश, एंड कैगा इज इन कर्नाटक। उसके अलावा एक दो और है, जैसे रावत भाटा। तो रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा इज इन राजस्थान, ठीक है। एक है गोरखपुर, गोरखपुर वाज इन हरियाणा, तो वो अभी प्लान्ड है, बना नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। मैजिक कॉलम है, तो ये समझ लीजिएगा कि तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काकड़ापारा गुजरात, नरोरा इज इन उत्तर प्रदेश। इस तरीके से देख लीजिएगा सारा। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, है ना। सो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज अरावली, है ना, जो कि अराउंड 1.6 बिलियन ईयर पुराना है। 1.6, ठीक है। मतलब समझ लीजिए प्री कैम्ब्रियन एरा का है ये। और रिसेंटली ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि बताया था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अरावली हिल, अरावली हिल को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेफिनेशन दे दिया कि जो भी हिल 100 मीटर से ऊपर होंगे वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा अरावली। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ नहीं। तो अरावली रेंज देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है। अरावली रेंज इज एन ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले बना था। ये 800 किलोमीटर मोटा मोटे इसका लेंथ है, और ये दिल्ली जाता है, गुजरात में है, राजस्थान में है, थोड़ा सा पार्ट पंजाब और हरियाणा में भी है, क्लियर। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, ये ध्यान में रखिएगा। और उसका हाइट याद रखिएगा, 1722 मीटर जो है वो गुरु शिखर का ये है। दिस कुड बी द मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन। क्यों पोटेंशियल? क्योंकि ये न्यूज में था, है ना। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है कि ये आ सकता है। इसी में माउंट आबू भी है, अरावलीज में ही सिचुएटेड है माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? यहाँ पे जैन्स का टेम्पल है, ठीक है। ये एक जैन टेम्पल यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, दिलवाड़ा। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो क्या हो गया आपका? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको आंसर ध्यान में रखना है कि इट इज अरावली। देखो महाबलीपुरम जो है इट इन तमिलनाडु। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉक कट टेम्पल कहाँ पे? अब इस तमिलनाडु में एक समय पे पल्लवास जो है वो रूल कर रहे होते थे, पल्लवास एम्पायर, ठीक है। जैसे मौर्यन एम्पायर है, जैसे गुप्ता एम्पायर है, उसी तरीके से पल्लवन एम्पायर इस रीजन में रूल कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक टेम्पल बनाया जो कि रॉक से बना हुआ था, मतलब पत्थर है, पत्थर को तराश के एक मंदिर बना दिया, और उस मंदिर का नाम क्या रख दिया? महाबलीपुरम। क्लियर है? समझ में आया?
सो महाबलीपुरम के सैलकृत मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इट इज पल्लवास। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ गुप्ता? गुप्ता का कैपिटल कौन सा था? तो गुप्ता आपको पता होगा कि गुप्ता एम्पायर वाज अराउंड 3 to 5th सेंचुरी एडी, है ना? 200-300 साल के बीच में थे ये लोग, 3rd से 5th सेंचुरी एडी के आसपास। तो इन्होंने कैपिटल क्या रखा था? ठीक है, तो कैपिटल वाज पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगीर किसका कैपिटल था? राजगीर जो है वो बेसिकली मौर्य का कैपिटल था, है ना? मौर्य का दोनों कैपिटल था, राजगीर भी था और पाटलिपुत्र भी था। कन्नौज किसका कैपिटल था? कन्नौज किसका कैपिटल था? कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना, है ना? हर्षा एम्पायर का था। तो ये गुप्तास के बाद आए थे और मौर्य गुप्ता से पहले थे। क्लियर? तो कैपिटल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज पाटलिपुत्र। ये ध्यान में रखने की जरूरत है ना? गुप्त वंश की राजधानी कहां थी? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्या है कि कौन, देखो भाई, पहले जो राजा महाराजा लोग थे, देखो यह पूछ रहा है रवि कीर्ति जो था वो किसका कोर्ट पोएट था, किस राजा का, है ना? ठीक है, तो पहले जो आपका समझ लीजिए जब रूलर्स रूल कर रहे होते थे तो उस समय वो बहुत सारे लोगों को अपने दरबार पे रखते थे, अपने कोर्ट पे रखते थे। तो उनमें से एक पोएट भी होते थे जो उनका गुणगान करते थे। ठीक है, दैट इज अबाउट खुद मियां मिट्ठू होना जिसको बोलते हैं। तो ये जो है आपके एक कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। तो ये पूछ रहा है कि वो किसके दरबार में थे। तो ये जो दरबार में थे वो थे चालुक्यन डायनेस्टी, है ना? चालुक्यन डायनेस्टी के कोर्ट पे थे, है ना? चालुक्यास के। और इनके जो राजा थे, राजा का नाम था क्या? पुलकेशी द्वित थे। तो रवि कीर्ति किसके कोर्ट पे थे? पुलकेशी द्वित थे, जो कि चालुक्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्लियर है? आई होप। तो रवि कीर्ति किस वंश के शासक के? दरबारी कवि थे। ये बोल रहा है कि वैदिक पीरियड, सो अर्ली वैदिक पीरियड जो है उस समय बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था, जिसको बोलते हैं दशराग्य का युद्ध। तो वो कौन सा रिवर बैंक के आसपास हुआ था, कौन से रिवर के अलॉन्ग हुआ था? ठीक है, तो ये अर्ली वैदिक पीरियड कब था? दिस अर्ली पीरियड, वैदिक पीरियड इज अराउंड 1600 to 1000 BC के बीच में। ठीक है, एक युद्ध हुआ था, दैट इज बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये किनके बीच में हुआ था? तो ये बीच में हुआ था फॉर भारत, एक भारता करके किंग था, उसके बीच में वर्सेस 10 किंग, है ना? 10 ट्राइबल चीफ्स के बीच में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है दशराग्य का युद्ध। और ये किस नदी के बगल में हुआ था? तो ये नदी जो था वो था पुरुषनी, है ना? मॉडर्न नेम जो है पुरुषनी का है वो है रावी नदी। ठीक है, जैसे सुतुद्री का भी आपका मॉडर्न नेम क्या है? सतलज, बट इट इज नॉट द आंसर। आंसर इज रावी। क्लियर? देशादवती मुझे नहीं पता कौन सी नदी है। सरस्वती तो आपको पता होगा, प्रेजेंट है हरियाणा राजस्थान में बहती थी, मतलब ओल्ड समय में, अब तो नहीं बहती है। प्रारंभिक वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? तो इट इज पुरुषनी, दैट इज रावी नदी। अब ये बोल रहे हैं कि महाजनपदास को जो परमिशन हुआ, महाजनपद आपको पता है कि लेटर वैदिक पीरियड जो था, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड कब था? ये अराउंड 1000 से लेकर 600 BC तक था। ठीक है, तो 16 महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ था, है ना? उस समय क्या हो गया था? लाइफ सेटल हो गया था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लड़ाई था वो क्योंकि पेस्टोरल सोसाइटी थी तो मवेशियों के लिए लड़ाई होती थी। बट जब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर गया था। तो लड़ाई किस चीज के लिए होती थी? टेरिटरी के लिए लड़ाई होती थी। ठीक है, उसके बाद से आज तक तो टेरिटरी के लिए ही लड़ाई हो रही है। क्लियर? तो लेटर वैदिक पीरियड में आपका 16 महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद का रेफर कहाँ है? कौन से जैन टेक्स्ट में है? तो ये आपका भगवती सूत्र में। ठीक है, एक और किताब है जो कि बुद्धिस्ट किताब है ना? बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, उसमें भी नाम देता है। तो उसका नाम क्या है? उसमें भी 16 जनपदास का नाम है, तो दैट इज अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ
दैट इज भगवती सूत्र। क्लियर? ये आश्रम का मतलब क्या होता है, यही बोल रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में आश्रम का कॉन्सेप्ट था। तो ये आश्रम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो यार, हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाओ ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है आप लोग को, बट वो कीवर्ड को हमेशा मार्क कर लेना। ऑलवेज बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन उस कीवर्ड को मार्क कर लेना ताकि आपको समझ में आए। ये बोले एंशिएंट इंडिया में आश्रम का मतलब क्या है। तो जो ब्राह्मण्स थे उस समय के, है ना, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या डिवाइस किया, जो पंडित पृष्ठी क्लास था, उन्होंने आश्रम का कॉन्सेप्ट ये किया, आश्रम का कॉन्सेप्ट दिया। तो आश्रम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आश्रम का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको लाइफ को किस बेसिस पे डिवाइड करना है। तो लाइफ को इस बेसिस पे डिवाइड करना है कि 0 से 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य निभाएंगे, उस समय पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर गृहस्थ, मतलब फिर 25 से 50 तक गृहस्थ का लाइफ जिएंगे, दैट इज हाउस होल्डर का लाइफ, शादी वादी करेंगे, है ना, ये सब करेंगे, और जो दुनियादारी है उसको निभाएंगे। फिर 50 से 75 वन प्लस, गाँव चले जाएंगे, जंगल, जंगल में जाके रहेंगे अकेले, सॉलिट्यूड। एंड देन संन्यास, संन्यास मतलब फिर आएंगे, उसके बाद सब खत्म, सारा दुनियादारी से लेना देना खत्म, एंड नाउ वी विल गोइंग टू लीव आवर लाइफ। सो दैट इज अराउंड 75 to 100 years। क्लियर? तो ये क्या है? इट इज द स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लाइफ का ही स्टेज है। मतलब 0 to 25 ब्रह्मचार्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वनप्रस्थ, 75 साल से 100 साल के बीच में आप सन्यासी सन्यासी बनेंगे। क्लियर? तो 64 का आंसर प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आश्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो यह जीवन का एक चरण है, बस। देखो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, स्थानकवासी। स्थानकवासी किस रिलीजियस सेक्ट में बिलोंग, किस प्रैक्टिस जो है, एक प्रकार का क्या है, प्रथा है, धार्मिक प्रथा है। वो धार्मिक प्रथा किस सेक्ट को बिलोंग करता है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। तो बुद्धिज्म तो आप लोग जानते हैं, जैनिज्म भी सुने होंगे। वैष्णविज्म क्या है? वैष्णव में आप कृष्ण का पूजा करते हैं, ठीक है, और शैविज्म में आप शिव का पूजा करते हैं। तो आप लोग को पता चल रहा है। तो अब ये याद रखिए कि स्थानकवासी किस सेक्ट में बिलोंग करता है। तो ये आंसर होगा जैनिज्म। ठीक है, तो देखो जैनिज्म में भी, जैन में भी 2 सेक्ट है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर जो है वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। ठीक है, दे यूज्ड टू बी नेकेड, है ना। श्वेतांबर में जो कपड़ा पहनते हैं वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, स्थानकवासी। अब ये प्रैक्टिस क्या होता है? नो नीड टू नो। ठीक है, ज्यादा अपने माइंड को बर्डन नहीं करना है। तो भारत में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स व्हाई वी हैव रिपीटेड द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो भारत में तो इस बार भी जो यूपीएससी हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, तो प्लीज उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्वेश्चंस का आंसर्स के साथ, बिकॉज 1-2 क्वेश्चंस आ जाएंगे उससे। भारत में धार्मिक प्रथाओं के क्षेत्र में स्थानकवासी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन धर्म होगा। अब ये पूछ रहा है कि जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस जो है वो सुंग के समय आया था। ठीक है, जब सुंग रूल कर रहे थे यहाँ पे, है ना। सुंग कब रूल कर रहे थे? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, है ना। जब अशोक चले गए उसके बाद सुंग डायनेस्टी स्टार्ट होता है, सातवाहना, सुंगास। ठीक है, तो उस समय कौन से रूलर के समय में हेलियोडोरस नाम के ग्रीक एम्बेसडर इंडिया में आए थे? तो आंसर होगा भागवत। बस याद रखिए, दिस इज बेसिक सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस सुंग शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो आंसर होगा बी, भागवत। देन वी हैव अ तमिल एपिक। एक तमिल एपिक है, ठीक है। मतलब एपिक का मतलब क्या हो गया कि एक महाकाव्य, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, है ना। तो नॉर्थ इंडिया के लिए काव्य है। तो सिमिलरली फॉर तमिलनाडु, फॉर द तमिलियन रीजन देयर इज अ एपिक दैट इज नोन एज शिल्पा दी। ये याद रखिएगा। तो इसको किसने लिखा? इलांगो इदगल। ठीक है, इनका पूरा नाम था इलांगो इदगल। क्लियर? इसका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुनेंगे तो इसका कहानी क्या है
इसका कहानी क्या है कि ये इसमें दो दो बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें एक कैरेक्टर मेल होता है, एक कपल होते हैं, है ना, देयर इज अ कपल। सो है ना, सो एक कपल होते हैं जिसका नाम होता है कोवलम, है ना, और एक उसकी वाइफ होती है, तो वाइफ का नाम होता है आपका कन्नगी, ठीक है, ये। तो ये जो कोवलम था ना, ही यूज टू वो, मतलब ही वॉज वेरी, मतलब ये प्लेजर ढूंढता था लाइफ में, ही यूज टू सीक प्लेजर्स इन लाइफ। तो ये जब प्लेजर ढूंढने लगा तो इसके कारण क्या हुआ, जितना भी वेल्थ था ना इसका, ही वॉज अ मर्चेंट बाय प्रोफेशन, तो जो भी वेल्थ था ये सारा वेल्थ को डुबा देता है ना। अब दे मूव, अब जब वेल्थ डुबा दिया, कुछ पैसे नहीं है तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो माइग्रेट करना होगा, तो दे मूव टू अ प्लेस कॉल्ड मदुरई। अब जब मदुरई मूव किया तो वहां पे सिर्फ इसके पास एक चीज बचा था, अब इसको बिजनेस फिर से स्टार्ट करना था। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसकी जो वाइफ थी कन्नगी, वो बहुत फेथफुल रहती है इसकी, है ना, बहुत ज्यादा ये रहती है कि डिवोटेड रहती है अपने पति के प्रति कि ये बहुत अच्छे तरीके से कमाए, फिर से अच्छे से जिए जीवन। तो इस कन्नगी के पास एक एंकलेट होता है, पायल। अब ये पायल इसको दे देती है, बोलती है जाओ तुम बाजार में बेच आना, और जो तुम्हें पैसे मिलेगी उस पैसे से तुम क्या करना कि तुम अपना फिर से बिजनेस को, या फिर जो भी ट्रेडिंग का बिजनेस है तुम्हारा, उसको चालू करना। तो ये कोवलम जाता है मदुरई के मार्केट में ये बेचने के लिए, लेकिन वहां पे क्योंकि ये बहुत गरीब हस्ता हाल में होता है, वो कपड़े वपड़े अच्छे नहीं पहने होते हैं, है ना, और जो बॉडी भी होता है वो बहुत ज्यादा स्टंट, लगता है कि कुछ खाया पिया नहीं है जमानों से। तो इसको वहां के जो राजा के जो गार्ड्स होते हैं ना, जो पुलिस समझ लीजिए, उस समय की जो पुलिस होती है वो पकड़ लेती है, पकड़ के राजा के पास ले जाती है, ठीक है, राजा के पास ले जाती है इसको, कोवलम को। और राजा को लगता क्या है कि इसने चोरी किया है, ठीक है, तो चोरी किया है, तो जब चोरी, उसे लगता है कि पायल जो है वो चोरी किया, और बिना सुने समझे कोवलम कोवलम की बातों को वो सुनता भी नहीं है, और वो क्या करता है, कोवलम को फांसी पे चढ़ा देता है, मतलब उसको मार देता है। अब ये बात कन्नगी को पता लगती है, तो कन्नगी क्या करती है, फिर कन्नगी जो है वो राजा के पास जाती है, और राजा को बोलती है कि तुमने मेरे पति पे इल्जाम लगाया है और उसे जबरन उसकी हत्या की है तुमने, ठीक है। तो राजा को फिर सारा आर्गुमेंट देती है कि देखो मेरा मेरा ये है पायल, और इस पायल में ये चीज लगा हुआ है, और ये मोती यहाँ है, ये पन्ने हैं, ये पत्थर है उसमें लगी हुई। तो राजा को समझ में आता है कि हाँ मैंने तो जो किया गलत किया। अब कन्नगी क्या करती है, कन्नगी जो है एक श्राप दे देती है, ठीक है, कर्स देती है, किसको, मदुरई को ही कर्स कर देती है, ठीक है, कि भाई मदुरई जो है जल उठे, पूरा मदुरई जो है वो जल जाएगा, और ये कंप्लीटली मदुरई जो है वो कंप्लीटली जल जाता है। तो ये एक स्टोरी है बिटवीन द कोवलम एंड कन्नगी, इस प्रकार का बहुत सारा स्टोरी है इसमें, क्लियर। सो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में द्वारा रचित किया गया प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, तो शिल्पादिकरम होगा जिसने इलांगो इदगल ने लिखा था। नेक्स्ट ईयर 68 हड़प्पन बिलीव इन द लाइफ, है ना, हड़प्पन बिलीव इन द लाइफ इज सजेस्टेड बाय। कैसे पता चलता है कि हड़प्पन जो है वो बिलीव करते थे मरने के बाद की प्रक्रिया में, कि भाई जीने मरने के बाद भी इंसान अगर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी इंसान जो है, ह्यूमंस जो है वो जी रहे होते हैं कहीं पे। तो वो बरियल प्रैक्टिस से दिखाई देता है। क्यों बरियल प्रैक्टिस से दिखाई देता है कि बरियल प्रैक्टिस, जब वहां पे हड़प्पन पीरियड में बरियल प्रैक्टिस होता था, तो उनको जब दफनाया जा रहा होता था, है ना, व्हेन ही वाज, जब उनको बरी किया जा रहा होता था पिट्स में, तो उसके साथ साथ वो बहुत सारे गुड्स को रख देते थे, जैसे पोट्री हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, फूड्स हो गया। तो ये लगता था कि ठीक है, ये जो जिस भी जर्नी पे है ये वहां पे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, क्लियर। तो दैट इज 68 हड़प्पन बिलीफ इन द लाइफ इज सजेस्टेड बाय
बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ द रिच पर्पस। अब वो रिच थे गरीब थे, हाउ वुड यू नो, बट हाँ अगर कोई दे रहा है तो वो रिच ही होंगे। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मैरिज इन द वैदिक पीरियड, है ना। तो वैदिक पीरियड में किस प्रकार का मैरिज होता है, तो अगर आप पढ़ोगे तो वैदिक पीरियड के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि 8 प्रकार का मैरिज होता है, ठीक है। उसमें से ये 4 मैरिज है, ब्रह्म है, अर्ष है, प्रजापत्य है, दैव्य है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का मैरिज था जिसमें कि डाउरी की जगह में क्या दिया जाता था, है ना। डाउरी नहीं दिया जाता था, डाउरी की जगह में ब्राइड को क्या दिया जाता था, ब्राइड प्राइस दिया जाता था, काव और बुल का। मतलब क्या होगा कि आज जब शादी होती है, ठीक है, तो जैसे अभी बहुत लड़के लोग देख रहे होंगे, तो शादी होगी तो क्या करोगे आप, डीएसपी बन जाओगे, है ना, डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, तो फिर दहेज लोगे, सीधी सी बात है ना। समाज को तो सिखाते हो आप लोग कि दहेज लेना लेन देन मना है, लेकिन आप ही लोग लोगे, क्लियर। तो वैदिक पीरियड में जो टोकन ब्राइड है वो उल्टा दिया जाता था, किसको, ब्राइड प्राइस दिया जाता था लड़की के पिताजी को, बुल काउ या बुल के फॉर्म में, तो वो किस में दिया जाता था, अर्श में दिया जाता था, क्लियर। उसके अलावा ये ब्रह्म मैरिज एक प्रकार का मैरिज है, प्रजापत्य है, दैव्य है ना। तो इस प्रकार से 4 और मैरिज है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा 8 प्रकार का कौन कौन सा मैरिज है। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यार, ब्रह्म मैरिज देखोगे तो ब्रह्मा मैरिज किसको कहते हैं, ब्रह्म मैरिज उसको कहते थे जब पिता जो है अपनी बेटी को एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार लड़के को सौंप देता था, ठीक है, तो उसमें कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं लिया जाता था, दैट इज फादर गिफ्ट्स अ डॉटर टू अ लर्न्ड ग्रूम, क्लियर। प्रजापत्य मैरिज क्या है, प्रजापत्य मैरिज इज अ मैरिज बेस्ड ऑन ड्यूटी, है ना, कि उनमें ये पता लगता है कि भाई दोनों कोई जो है वो साथ में मिलके, दोनों कोई जो है वो साथ में मिलके क्या करेंगे, अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। देन वी हैव दैव्य विवाह। दैव्य विवाह, दैव्य विवाह में क्या होता है कि जो डॉटर होती है उनको प्रीस्ट को दे दिया जाता है, क्लियर, डॉटर गिवन अप टू अ प्रीस्ट ड्यूरिंग अ सैक्रिफाइस। इसको ऋषि मैरिज भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो मैरिज है अर्श विवाह, इस अर्श विवाह को क्या बुलाते हैं हम लोग, अर्श विवाह को आप ऋषि विवाह भी कहा जाता है। As a separate science, which one of the following is the oldest work on Indian geometry in architecture, ठीक है, इंडियन ज्योमेट्री आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, सर्कल, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट होता है। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका सूर्य सूत्र, ठीक है। किसने लिखा था, बोधायन ने, ठीक है। ठीक है, इंडियन मैथमेटिक्स का नॉलेज के लिए बनाया गया था, दैट इज फॉर इंडियन मैथमेटिक्स। तो ये हो गया सूर्य सूत्र। गृह सूत्र किस लिए था, गृह सूत्र था हाउस होल्डर्स की ड्यूटीज, मतलब अगर जो सारे सुधार लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार से जीना चाहिए वो है। धर्म सूत्र क्या है, धर्म सूत्र राजाओं के लिए था कि भाई जब आप जस्टिस सुना रहे हो तो आपको किस तरीके से जस्टिस करना चाहिए। और स्रोत सूत्र तो इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्रोत सूत्र जो है वो स्रोत सूत्र जो है वो वैदिक रिचुअल्स के बारे में है, वैदिक सैक्रिफाइसेस के बारे में, क्लियर। हु प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, तो ये बुद्धा ने किया था, बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद का जो डॉक्ट्रिन है वो किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था। अब ये बोल रहा है कि कौन मौर्यन सक्सेसर था जिसका नाम जो है वो अपेयर किया था, है ना, इन केव। तो कभी गया जाएंगे आप, ठीक है, नया नाम हो गया गया जी, ठीक है, तो गया जाएंगे तो वहां पे एक हिल मिलेगा जिसका नाम है बराबर का हिल, और उसके अंदर में केव बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये केव किसने बनवाया था,
अशोका ने बनाया था और अशोका के कोई सक्सेसर्स ने बनाया था, ठीक है। तो अशोका जो अशोका का पोता था, मतलब ग्रैंड सन था, तो वो दशरथ ने बनवाया था, ठीक है। दशरथ का नाम वहां पे आपको दिखाई देगा, क्लियर। दशरथ और अशोक, और वो किसको डेडिकेटेड था? डेडिकेटेड था टू द आजीविकास। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है उसी प्रकार का एक सेक्ट था उस समय, आजीविकास, उनको बिलोंगिंग था। बोल रहा है कि सोमनाथ टेम्पल पे जब अटैक हुआ था तो उस समय वहां का रूलर कौन था? तो याद रखिएगा भीमदेव, ठीक है। और वो किसके द्वारा अटैक किया गया था? मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था अराउंड 1024-25, ठीक है। अराउंड 2500 2000 साल 1000 साल पहले भीमदेव राजा थे और मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। तो ये क्या कह रहा है? बोल रहा है कि स्लेव डायनेस्टी के किस रूलर ने आपका दीवाने अरब डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, मतलब एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। जैसे आज है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उसी प्रकार से किसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सल्तनत पीरियड में स्टार्ट किया था स्लेव डायनेस्टी के द्वारा? तो जो था वो था बलबन। देखिए ये याद रखिएगा कि स्लेव डायनेस्टी जो है उससे ही स्टार्ट होता है आपका सल्तनत पीरियड। तो उसमें पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा राजा था इल्तुतमिश, तीसरी थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, और चौथा था बलबन, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर, ये पहली और आखिरी थी समझ लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस क्या बोलते हैं डायनेस्टी के वो फाउंडर थे एक तरीके से। इल्तुतमिश उसके बाद आया, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और फिर बलबन। ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता था? अरीज ममलिक, याद रखिएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि रिस्पेक्ट टू द सूफी मूवमेंट, खानका किसको कहा जाता है ना। जैसे हम लोग हर एक धर्म का अपना क्या होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे वो जाते हैं और सीखने के लिए, स्कॉलरली एक्टिविटीज को सीखने के लिए जाते हैं। तो उसी तरीके से जब सूफी मूवमेंट चल रहा था तो जो सूफी सेंट्स होते थे वो लोग कहाँ पे अपने डिसिपल्स को सिखाते थे? तो वो जो डिसिपल्स को सिखाते थे वो था खानका, ठीक है। द प्लेस वेयर सूफी मिस्टिक्स लिव एंड गिव स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, है ना, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ए, अ प्लेस वेयर सूफी मिस्टिक्स लिव एंड गिव स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। और क्रिएशन ऑफ मूड, तो ये रिसाइटिंग म्यूजिक, इसको समा बोलते थे, समा बनाना, है ना। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आपका क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हो गया वो आपका हो गया तबला, रबाब, ठीक है। समा या कवाली, नियनेस टू गोड। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो। देन वी हैव अकबर ऑफ बंगाल, है ना। हु इज कॉल्ड एज अकबर ऑफ बंगाल? तो अकबर ऑफ बंगाल हुसैन शाह को बुलाया जाता था, बस ध्यान में रखिएगा, क्लियर। मलिक अंबर, है ना, हु रेजिस्टेड मुगल्स। देखो मुगल्स क्या कहते हैं, जब मुगल्स अपने आप का साम्राज्य बढ़ा रहे थे तो वहां पे कौन कौन उनके विरुद्ध खड़ा हुआ था? तो मलिक अंबर खड़ा हुआ था। और मलिक अंबर किससे बिलोंग करता था, किस स्टेट से बिलोंग करता था? तो वो अहमदनगर से बिलोंग करता था, बस इतना ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये बोल रहा है कि कौन कौन से जो पाल रूलर थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बस, ठीक है। अगर आपको एक पता है कि गोपाल वाज अ फाउंडर तो बाकी सब बन जाएगा, राइट। अगर आपको ये पता होगा कि कौन पहला राजा था तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि आपको चारों को याद करने की जरूरत नहीं है, जो फाउंडर थे उनका नाम याद रखिएगा, यू विल इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आउट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो पहला गोपाल था, फिर आपका कौन आया? धर्मपाल, फिर देवपाल आया, और फिर महिपाल आया। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? बताइए प्लीज, कमेंट इन प्लीज टेल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। When was the Battle of Talikota fought? तो बैटल ऑफ तालिकोटा किस लिए था? जो विजयनगर डायनेस्टी बैटल ऑफ तालिकोटा के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। जो विजयनगर एम्पायर था जो कि दक्कन रीजन में था, है ना, कर्नाटका रीजन में,
तो कर्नाटक रीजन में जो बैटल ऑफ तालिकोटा फाउट किया गया था 1565 में, किसके द्वारा? विजयनगर के द्वारा, विजयनगर एम्पायर एंड बिटवीन द डेक्कन सल्तनत। तो आंसर होगा 1565। Then we have who wrote the Hindu beliefs that there is no country but theirs, no nation like theirs, no king like theirs, no religion like theirs, no science like। ये क्या दिखा रहा है? ये स्टेटमेंट दिखा रहा है एरोगेंस, है ना? एरोगेंस किसका दिखा रहा है? वी इंडियंस, कि हम लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? ये अलबरूनी ने लिखा था। कि किस किताब में लिखा था? अपना एक किताब था उसका, किताबुल हिंद। ठीक है, अलबरूनी उसका किताब है किताबुल हिंद। ठीक है, और वो इंडिया में कब आया था? वो इंडिया में आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड में कौन इंडियन मुस्लिम जो था, वो कौन मुस्लिम था जो इंडियन था? देखिए, जनरली जितने भी मुस्लिम शासक रहे इंडिया में, वो उसमें से इंडियन कोई भी नहीं थे, सारे तुर्क थे या फिर पर्सियन थे या अफगानी थे। ठीक है, तो ये बोला है कि इंडियन कौन थे, तो ये आंसर होगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह, बस याद रखिएगा। तो ये खलजी डायनेस्टी के समय में आया था। ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, इनको मार दिया गया था बहुत जल्दी। देन वी हैव, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन 82 अगर आप पढ़ोगे तो 82 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक मस्जिद बनाया गया, एक कंस्ट्रक्शन शाहजहां के समय में एक कंस्ट्रक्शन हुआ, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो वो कौन सा बिल्डिंग था? उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए था, मटेरियल कहां से आया? 27 मंदिरों के, 27 टेम्पल्स के जो रिमेन्स थे, उनसे इस बिल्डिंग को बनाया गया। तो वो बिल्डिंग कौन सा था? तो वो था जामा मस्जिद दिल्ली वाला। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। अब ये क्वेश्चन लंबा है तो बस यहाँ पे ये समझना है कि जो अकबर था, है ना, अकबर, ठीक है, अकबर के समय में अकबर का एक पोर्ट ऑथर था, एक स्कॉलर था, उसका नाम था अबू फजल। ठीक है, अब ये अबुल फजल ने एक किताब लिखा था अकबरनामा। देखिए ये पूरा नाम अकबरनामा। ठीक है, अब ये जो अकबरनामा लिखा था, ये अकबरनामा का 3 वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट जो है वो उसके एंसेस्टर्स के बारे में बताता है, मतलब उसके दादा परदादा के बारे में वो लिखता है। दूसरे पार्ट में वो अपने बारे में सब लिखता है। ठीक है, अपना कि हम बहुत अच्छा अच्छा काम किए, ये किए, वो किए, दिस किए। और थर्ड में वो किसके बारे में लिखता है? वो लिखता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और थर्ड वॉल्यूम का जो नाम है वो है एन ए अकबरी। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम का क्या नाम है? एन ए अकबरी। क्लियर? तो आंसर जो है इसका 6 होगा। ठीक है, 3 सी होगा, सॉरी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है कि अकबरनामा है, अकबर है, अकबर का कोर्ट ऑथर था, वो क्या नाम था उसका? स्कॉलर था अबू फजल। अबू फजल ने किताब लिखा अकबरनामा, उसका 3 पार्ट है। 3 पार्ट में पहला पार्ट में वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताता है, पार्ट 2 में वो बताता है कि अपने अपने बारे में थोड़ा वाहवाही लेता है वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 3 को का नाम दिया है एन ए अकबरी, जिसमें वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। बोल रहा है कि हु अबॉलिश द जजिया आफ्टर द औरंगजेब डेथ। ठीक है, तो देखिए, और अकबर जो था ना, जजिया एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था हिंदुओं से। ठीक है, कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए मुस्लिम स्टेट में, तो आपसे टैक्स लिया जाएगा हिंदूज के लिए या फिर नॉन मुस्लिम के लिए। नॉन मुस्लिम से एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था जिसे कहते थे जजिया टैक्स। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पे लिया जाता था। अकबर जब आया था तो अकबर का बहुत ज्यादा, he was being a secular in nature, तो उसने हटा दिया था। फिर अकबर के बाद जब शाहजहां थे तब भी जजिया नहीं था, लेकिन जैसे औरंगजेब आते हैं तो जजिया फिर से इम्पोज किया जाता है। अब बोल रहा है कि औरंगजेब के डेथ के बाद कौन पहला राजा था, कौन पहला रूलर था जिसने हटाया? तो जहांगीर शाह ने हटाया, बस याद रखिएगा। मतलब सॉरी, री इंट्रोड्यूस किया फिर से। कौन? हु अबॉलिश द जजिया आफ्टर द औरंगजेब डेथ? जहांगीर शाह। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि लैंड, देखिए अकबर के समय का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो मुगल पीरियड में, ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहा होगा? टैक्स कहां से आएगा? लैंड से, मतलब एग्रीकल्चर से आएगा। क्लियर? तो इसलिए उस समय जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनके, वो थे टोडरमल। ठीक है, तो उन्होंने लैंड को क्लासिफाई कर दिया, लैंड को क्लासिफाई कर दिया पोलज में, चाचर में, पौरती में, बंजर में। तो ये बोल रहा है कि द लैंड विच वाज नेवर अलाउड टू लाई फैलो, मतलब हमेशा इसमें खेती होता था, तो ये लैंड था पोलज। ठीक है, क्लियर? बंजर जो होगा उसमें कोई खेती नहीं होता है ना। पौरती जो है 2 से 3 साल में एक बार खेती होता है। चाचर में क्या होता है? 1 साल, 1 साल खेती होगा, 1 साल खेती नहीं होगा। और पोलज में जो होगा हर साल खेती होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सिकंदर लोदी जो थे, सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी से थे, उन्होंने किस संत को मारने की कोशिश की थी? ठीक है, तो वो कबीर थे। ये ध्यान, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे तो एक आ गया कि कबीर को मारने की कोशिश की थी, और सिकंदर लोदी जो है वो कंटेम्प्रेरी हो गए कबीर के। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके से कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर कभी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि दैट सिकंदर कबीर वाज कंटेम्प्रेरी टू अकबर, तो पढ़िएगा, आपको याद रहेगा कि नहीं भाई, कबीर तो सिकंदर लोदी के समय में था, तो अकबर तो हो ही नहीं सकता है। इन विच मैगजीन डिड महात्मा गांधी आर्टिकुलेट हिज एस्पिरेशंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, महात्मा गांधी जो थे ना, वो बहुत बहुत सारा मैगजीन्स वगैरह लिखते थे। मैगजीन की वजह से इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन हो गया, है ना, यंग इंडिया हो गया, क्या क्या लिखते थे। क्लियर? तो अब कौन से आर्टिकल में या फिर कौन से मैगजीन में वो अपने संविधान के ऊपर विचार लिखते थे कि हमारा जो देश आजाद होगा तो उसका संविधान कैसा होगा? तो वो लिखते थे आपका यंग इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है फिर अगेन मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विवेकानंद का नाम सुने होंगे, है ना, टेरेजियो, राम मोहन रॉय का नाम सुने होंगे, दादूबा पंडूरंग नहीं सुने होंगे, लेकिन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का हमेशा नाम सुनते हैं, राजा राम मोहन रॉय का हमेशा नाम सुनते हैं कि ही वाज आल्सो नोन एज अ ब्रेनासे मैन। ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो विवेकानंद किससे एसोसिएटेड है? रामकृष्ण मिशन से। राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा, है ना। डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल मूवमेंट से, और आपका दादूबा पंडूरंग बॉस परमहंस मंडली। ये याद रखने की जरूरत है आपको। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए था, बस ये था तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स था, है ना, जो 17-18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इंडिया, उससे रिलेटेड। अब ये बोला इंडियन मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ था ढाका में? तो आंसर होगा 1906। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? वो फाउंड किया गया था आगा खान के द्वारा और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये याद रखिएगा, आगा खान और मोहसिन उल मुल्क ने मिलकर फाउंड किया था मुस्लिम लीग। क्यों? मुस्लिम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम पार्टी नहीं है, वो हिंदू पार्टी है। दैट्स व्हाई। देखो, ये बोल रहा है कि किस पर्सनालिटी को रेफर किया गया, तो बोलता है कि ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज। सेकंड, ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र रैशनलिस्ट एसोसिएशन ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इट्स थॉट्स एंड एक्शन, नहीं पता। ही वाज द राइटर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो अगेन देखो, यहाँ पे ना कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये पता रहेगा कि सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया था, अगर ये पता है तो आपका आंसर तो हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा ज्योतिबा राव फुले। तो ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल बुक है, जितने भी आपके स्टैटिक के बुक है, उसमें सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्लियर? ये आंसर क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एओ ह्यूम चेयर्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस, है ना, मेकिंग हिम द फर्स्ट यूरोपियन टू डू सो। पहला ये स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि एनी बेसेंट सर्व एज द इनॉग्रल यूरोपियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हाँ, पहली फीमेल कौन थी? पहली फीमेल, अगर आपको ये नहीं पता है कि पहली यूरोपियन कौन थी तो चलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि पहली फीमेल एनी बेसेंट थी, तो पहली यूरोपियन भी वही होगी।
क्लियर? तो एनी बेसेंट हो गया, दूसरा आंसर तो सही है। अब एओ ह्यूम शेयर नहीं किए थे, एओ ह्यूम वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडिंग ऑफ द आईएनसी, और जॉर्ज यूले जो थे वो थे फर्स्ट, और पहले वाले में जो थे वो थे कौन? डब्ल्यूसी बनर्जी, वो प्रिसाइड किए थे। तो फेमस काकोरी ट्रेन डेकोटी कहां हुआ था? याद रखिएगा डेट, 9 अगस्त 1925। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि समझ लीजिए भगत सिंह की जो पार्टी थी, उनके द्वारा काकोरी ट्रेन डेकोटी किया गया था। ठीक है, वो 9 अगस्त 1925 में प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925। अब ये बोल रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में बताइए कौन सा पहले हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, एल्बर्ट बिल 1883 में आया, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया, रॉलेट एक्ट 1919 में आया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कि अगर आप हिंदी में किसी प्रकार का आर्टिकल छापते हैं, प्रिंट करते हैं, जिसके कारण अगर ब्रिटिश को नुकसान हो, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में सीज कर लिया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एल्बर्ट बिल क्या बोलता था? एल्बर्ट बिल वाज कंट्रोवर्शियल बिल। उसमें यह कहा जाता था कि जो यूरोपियन जज है और जो इंडियन जज है, वो दोनों को बराबर माना जाएगा ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन। ठीक है। देन स्वदेशी मूवमेंट तो आप लोग पढ़े होंगे। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। एंड द लास्ट वन इज द रॉलेट एक्ट, जिसके जो एक्ट था दैट इज नोन एज कि भाई बिना ट्रायल के आपको अगर ब्रिटिश को शक है आप पे, तो विदाउट ट्रायल यू विल बी अरेस्टेड, है ना, आपको अरेस्ट किया जाएगा, कोई ट्रायल का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा आपका डी। ठीक है। आपका यार सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, देन वी हैव एल्बर्ट बिल 1883, रॉलेट एक्ट स्वदेशी मूवमेंट दैट इज 1905 एंड 1919 रॉलेट एक्ट। अब ये बोला लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लॉर्ड रिपन के समय में कब कब क्या क्या हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, लॉर्ड रिपन के समय में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया था, और लॉर्ड रिपन के समय में ही एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो किस किस से एसोसिएटेड थे? आत्मीय सभा, गौरक्षणी सभा, एज ऑफ कंसेंट बिल, पूना सार्वजनिक सभा। तो देखिए, आत्मीय सभा जो है आप पढ़े होंगे कि दैट इज राजा राम मोहन, इससे एसोसिएटेड थे नहीं, तो 4 कट गया, तो 4 कटा तो आंसर क्या बचा? 1, तो आंसर हुआ 1 और 2। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि आत्मीय सभा से राजा राम मोहन रॉय फाउंड किए थे, तो इजीली फाइंड द आंसर। ठीक है। तो देखो, आत्मीय सभा वाज फाउंड इन द ईयर 1815 while the Tilak was born in the year 1856. So options 2, 3, 4 can be eliminated. ऑल इंडिया किसान सभा कहां एस्टैब्लिश हुआ था? इट इज 1936 लखनऊ। किनके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, यू हैव टू रिमेंबर। अब ये बोला पहला इनकम टैक्स जो इंडिया में लगाया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। तो बोल रहा है कि मिनिमम लिमिट क्या होना चाहिए, कितना पैसा आप कमाओगे तो आप पे टैक्स लगेगा। तो 500 रुपया अगर साल का कमाओगे तो आप पे टैक्स लगेगा। आज कितना है बताइएगा? एनीबॉडी प्लीज कमेंट, प्लीज टाइप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बताइए कितना है। Which of the following lawyers were associated with the INA case? तो देखो क्या है INA केस था क्या, पहले वो जान थोड़ा। ठीक है, INA केस क्या हुआ कि 1940 के बाद में क्या हुआ, कुछ जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ मोर्चा चालू कर दिया, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको अरेस्ट करने के बाद रेड फोर्ट में इनका ट्रायल हुआ, है ना। रेड फोर्ट में ट्रायल हुआ तो बोला कि भाई जब रेड फोर्ट में ट्रायल हुआ तो इनके लॉयर्स कौन कौन थे, है ना। तो इनके लॉयर्स कौन कौन से थे? इनके लॉयर्स थे भुल्लाभाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ, है ना। तो ये बस काट दो, ये नाम ध्यान में रखने की जरूरत है कि आईएनए का ट्रायल हुआ 1946 में। कुछ सोल्जर्स को क्या हुआ कि अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ कह रहे थे, तो उनका रेड फोर्ट में ट्रायल हुआ। तो उनके तरफ से भी कुछ लॉयर्स होंगे, तो लॉयर्स कौन कौन थे? तो ये लोग,
ऑल ऑफ द अबव। मैंने हमेशा बोला है कि अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होगा तो क्वेश्चन का आंसर वही होगा, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो। अगर नहीं पता है तो देन ऑल ऑफ द अबव मार्क चाहिए, शायद सही हो जाए। नेशनलिस्ट मूवमेंट, आरआर मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आपका हकीम अजमल खान, है ना, मौलाना मोहम्मद अली और मजहर उल हक। तो बस ये ध्यान में रखिए नाम। देखिए ये ना आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद जो थे वो कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, और कांग्रेस कोई ऐसी इस प्रकार का, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो कांग्रेस किसी इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया था कांग्रेस ने। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 to 4। देन वी हैव हु वाज द फाउंडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ अंजुमन मुहिबान ए वतन, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सरदार अजीत सिंह, ठीक है, सरदार अजीत सिंह। अब देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा ना, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या लगेगा? देखिए अगर ये नहीं पता है किसी को, मान लीजिए कि एक सीक्रेट सोसाइटी है अंजुमन मुहिबान वतन, पता नहीं है, फॉर श्योर वी डोंट नो, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है? एक है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक बेसिक हम लोग ने एक डिवाइस किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो देखो ये है मुस्लिम, है ना, अजमल खान, जिन्हा भी मुस्लिम होंगे, और काजी नजरुल इस्लाम भी मुस्लिम होंगे, एक बचा हिंदू, है ना। बाय रिलीजन ये थोड़ा डिफरेंट है, क्यों? तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि दिस वन इज ऑड वन, तो आंसर यही मार्क चाहिए। जब आपको ऑप्शन में कुछ अगर आता नहीं है आंसर, और अगर ऑप्शन आपको कोई ऑड दिख रहा है, ऑड वन दिख रहा है, तो ऑड वन आउट कर दीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी? ये कौन थे? ये चाचा थे, किसके? भगत सिंह के चाचा थे। क्लियर? अजीत सिंह। सो वी हैव कंप्लीटेड विद 100 क्वेश्चंस, है ना, 100। हाँ, यस। सो थैंक यू सो मच।